देखते हैं सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 39वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक देशों की नवाचार क्षमता उपलब्धि का आकलन करता है। स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य पहल के शुभारंभ में किन देशों ने भाग लिया है? इसमें यूरोपीय, अरब और मुस्लिम देश ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के लिए की गई पहल में यूरोपीय, अरब और मुस्लिम देशों ने इसमें भाग लिया है। KKN दारूवाला को 1984 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। KKN दारूवाला को 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध कवि और लेखक KKN दारूवाला को 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेलंगाना दर्शनी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेलंगाना में दर्शनी पहल का मुख्य उद्देश्य था छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्राएं करना था। तेलंगाना दर्शनी का उद्देश्य छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा तेलंगाना दर्शनी का उद्देश्य था ताकि अपनी संस्कृति को जान सकें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो 80 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था। एक पेड़ माँ के नाम से अभियान के अंतर्गत 80 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। DRDO और IIT दिल्ली द्वारा विकसित की गई बुलेट प्रूफ जैकेट में किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? इसमें एडवांस पॉलीमर्स का उपयोग हुआ है। DRDO IIT दिल्ली द्वारा तैयार की गई बुलेट प्रूफ जैकेट में एडवांस पॉलीमर्स का उपयोग किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदाय को अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ग्राम सभा द्वारा अधिकार दिए जाते हैं उन्हें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकार देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है। आदिवासियों को अधिकार देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को। 2024 से 27 कार्यकाल के लिए एसोसाई के अध्यक्ष कौन थे? एसोसाई के अध्यक्ष थे गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को एसोसाई का अध्यक्ष चुना गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को एसोसाई का अध्यक्ष चुना गया। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम CERT-In है। CERT-In भारत की प्रमुख एजेंसी जो साइबर सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और प्रतिक्रिया देती है।
टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। नगर वन योजना किस प्राधिकरण के अंतर्गत लागू की जा रही है? नगर वन योजना प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, CAMPA। नगर वन योजना CAMPA प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हरियाली को बढ़ाना है। करवी झाड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? करवी झाड़ी का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथम कैलोसा। स्ट्रोबिलैंथस कैलोसा ये करवी झाड़ी का वैज्ञानिक नाम है, स्ट्रोबिलैंथस कैलोसा। करवी एक दुर्गम झाड़ी है जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलैंथस कैलोसा है। ये 7 साल में एक बार खिलती है। भारत ने कितने HPV टीकों की खुराक देने का संकल्प लिया है? 4 करोड़ टीकों का। भारत ने 4 करोड़ HPV वैक्सीन की खुराक देने का लक्ष्य रखा है ताकि महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाया जा सके। HPV वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से। महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें मछली पकड़ने का जाल। समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष या खोए हुए मछली पकड़ने के जाल हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण है। NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य वित्तीय मॉडल क्या है? स्वदेश दर्शन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेश दर्शन का मुख्य उद्देश्य 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये स्वदेश दर्शन योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसका उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाना है। स्वदेश का दर्शन करो पर्यटन के माध्यम से, 100% केंद्र सरकार। बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना। बायो राइड योजना का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बायो राइड योजना का उद्देश्य है कि जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना। बायो राइड योजना का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना। खाद्यान्न आवागमन को अनुकूलित करने के लिए कौन सी पहल लागू की गई है? खाद्यान्न आवागमन को अनुकूलित करने के लिए कौन सी पहल लागू की गई है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत खाद्यान्न के सुचारू और अनुकूल आवागमन हेतु विभिन्न बुनियादी ढांचे को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत खाद्यान्न के सुचारू और अनुकूल आवागमन हेतु विभिन्न बुनियादी ढांचे को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कुछ फसलों के लिए MSP के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत शामिल है? 25% शामिल है।
कुछ विशेष फसलों के लिए एमएसपी के तहत 25% राष्ट्रीय उत्पादन को शामिल किया जाएगा। कुछ विशेष फसलों के लिए एमएसपी के तहत केवल 25% राष्ट्रीय उत्पादन को शामिल किया जाएगा। EOIR पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? EOIR पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? थर्मल इमेजिंग। EOIR पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? थर्मल इमेजिंग। EOIR पेलोड का उपयोग मुख्य रूप से थर्मल इमेजिंग के लिए किया जाता है। EOIR पेलोड का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से थर्मल इमेजिंग के लिए किया जाता है। जल संधि से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच पानी बांटने के लिए कौन सा अस्थायी समझौता हुआ था? अच्छा, सिंधु जल संधि से पहले जो समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता से पहले जो समझौता हुआ था अस्थायी रूप से, उसका नाम था इंटर डोमिनियन समझौता। सिंधु जल संधि से पहले पानी बांटने के लिए इंटर डोमिनियन समझौता हुआ था। पानी के लिए इंटर डोमिनियन समझौता हुआ था। इंटर डोमिनियन समझौता सिंधु जल संधि से पहले पानी बांटने के लिए किया गया था। कौन सा कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेटेड मैटर का घटक नहीं है? कणकीय पदार्थ का घटक नहीं है तो इसमें जल वाष्प घटक नहीं है। जल वाष्प PM का घटक नहीं है, पार्टिकुलेटेड मैटर का। जल वाष्प जो है पार्टिकुलेटेड मैटर का भाग नहीं, बाकी धातु है, कार्बनिक रसायन है, धूल है, ये सब है। NBS नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? NBS नीति का मुख्य लक्ष्य है पोषक तत्वों का संतुलन प्राप्त करना है। NBS नीति का मुख्य लक्ष्य है पोषक तत्वों का संतुलन प्राप्त करना। NBS नीति का मुख्य उद्देश्य पोषक तत्वों का संतुलन प्राप्त करना। NBS नीति का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना। खनन पट्टा धारकों द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी का कितना प्रतिशत NMET कोष में जाता है? 2%। NMET कोष के लिए खनन पट्टा धारकों द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी का 2% उपयोग किया जाता है। NMET कोष के लिए खनन पट्टा धारकों को दी जाने वाली रॉयल्टी का 2% उपयोग किया जाता है। पोषण अभियान किन समूहों को लक्षित करता है? पोषण अभियान जो है ना, ये बच्चे, किशोरी, लड़कियां, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण अभियान बच्चे, किशोरी, लड़कियां, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में शुरू की गई सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सुभद्रा योजना का उद्देश्य ओडिशा की महिलाओं को वित्तीय सहायता। किस राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं? किस राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं? किस राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं? मणिपुर। मणिपुर राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस भंडार खोले जा रहे हैं।
मणिपुर राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं। मणिपुर राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस भंडार खोले जा रहे हैं। सेबी के अद्यतन नियमों के अनुसार बोनस शेयरों का व्यापार कितने दिनों में करना होता है? सेबी के अद्यतन नियमों के अनुसार बोनस शेयरों का व्यापार कितने दिनों में करना होगा? सेबी के अद्यतन नियमों के अनुसार बोनस शेयरों का व्यापार कितने दिनों में करना होगा? बोनस शेयरों का 2 दिन में करना होगा। सेबी के नियम ने बनाया है कि बोनस शेयरों का व्यापार 2 दिन के भीतर होना चाहिए। बोनस शेयरों के व्यापार 2 दिन के भीतर। एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए में वार्षिक न्यूनतम निवेश राशि कितनी है? वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए वार्षिक न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपये है। एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए है। न्यूनतम निवेश राशि 1000। न्यूनतम एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम वार्षिक निवेश 1000 रुपये रखा गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम वार्षिक निवेश 1000 रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा सोया उत्पादन। VLSRSAM अपने अंतिम चरण में किस प्रकार की होमिंग का उपयोग करता है? ये सक्रिय रडार होमिंग। VLSRSAM अपने अंतिम चरण में एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करता है। सक्रिय रडार होमिंग का VLSRSAM अपने अंतिम चरण में एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य है नीली क्रांति। नीली क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मत्स्य क्षेत्र में नीली क्रांति लाना। जोरावर लाइट टैंक का अधिकतम भार कितना है? ये 25 टन है। जोरावर लाइट टैंक का भार 25 टन। खाद्य नीति FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उद्योगों में से कौन सा शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की निगरानी करना इसमें शामिल नहीं है FCI में। तब क्या है? किसानों के हितों की रक्षा करना है खाद्य नीति FCI का उद्देश्य, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। देश भर में खाद्यान्न वितरण करना ये भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की निगरानी करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना, केवल राष्ट्र तक ही सीमित है। FCI की खाद्य नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निगरानी शामिल नहीं है। इंडसएक्स का नेतृत्व किन संगठनों द्वारा किया गया है? इंडसएक्स का नेतृत्व किन संगठनों द्वारा किया गया है? इंडसएक्स जो है ना, ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस किस राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं? मणिपुर राज्य में 16 नए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खोले जा रहे हैं। सेबी के अद्यतन नियमों के अनुसार बोनस शेयरों का व्यापार कितने दिनों में करना होगा? सेबी के अद्यतन नियमों के अनुसार बोनस शेयरों का व्यापार कितने दिनों में करना होगा?
2 दिन में। सेबी के नियम बनाया है कि बोनस शेयरों का व्यापार 2 दिन के भीतर होना चाहिए। सेबी ने नियम बनाया है कि बोनस शेयरों का व्यापार 2 दिन के भीतर होना चाहिए। एनपीएस वात्सल्य योजना नाबालिगों के लिए में वार्षिक न्यूनतम निवेश राशि कितनी है? 1000। ये तो हो गया था यार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य है नीली क्रांति। ये सब हो गया था यार, जोरावर ये सब हो गया था। एफसीआई वाला भी हो गया था। इंडस्ट्रिक्स पहल का नेतृत्व किन संगठनों द्वारा किया जाता है? ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX OSD के द्वारा। GNSS प्रणाली में ऑन बोर्ड यूनिट OBU का उद्देश्य क्या है? टोल भुगतान संग्रह करना। GNSS प्रणाली का OBU वाहन से स्वतः टोल भुगतान करने में मदद करना। PMGSY 4 योजना में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है? अनुसूचित क्षेत्र, पंचम अनुसूचित आकांक्षित जिले हैं। PMGSY 4 योजना में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है? अनुसूचित क्षेत्र, पंचम अनुसूचित आकांक्षी जिले। PMGSY 4 योजना का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिले में सड़क संपर्क बढ़ाना है। मिशन मौसम किस संस्थान द्वारा लागू किया जाएगा? मिशन मौसम संस्थान ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम पृथ्वी पे ही दिखता है। विस्तारित आयुष्मान भारत योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 70 वर्ष के ऊपर के लोग। नई PME ड्राइव योजना कौन लागू करेगा? भारी उद्योग मंत्रालय। PME ड्राइव नई ई ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय। नई PME ड्राइविंग योजना को भारी उद्योग मंत्रालय लागू करना। वेबसाइट शब्द education.gov.in किस संगठन द्वारा बनाई गई है? वेबसाइट शब्द .education.gov.in किस संगठन द्वारा बनाई गई है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। यह वेबसाइट वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाई गई है, जिसका उद्देश्य हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली उपलब्ध कराना है। यह वेबसाइट वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाई गई है, जिसका उद्देश्य हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली उपलब्ध कराना है। लंबी खोल कछुए का प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? लंबी खोल कछुए का प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी भारत में। लंबी खोल कछुआ मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर भारत के वनों में पाया जाता है। GKMS योजना को कौन लागू करता है? GKMS योजना को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि मौसम संबंधी जानकारी किसानों तक पहुंचनी है तो GKMS योजना IMD द्वारा लागू की जाती है। FATF सचिवालय प्रशासनिक रूप से कहाँ स्थित है? FATF सचिवालय प्रशासनिक रूप से कहाँ स्थित है? पेरिस में है।
FATF सचिवालय प्रशासनिक रूप से पेरिस, फ्रांस में स्थित है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की कितनी प्रतिशत निधि केंद्र सरकार देती है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की कितनी प्रतिशत निधि केंद्र सरकार देती है? केंद्र सरकार देती है राजीव गांधी 90% देती है। राजीव गांधी योजना की 90% राशि केंद्र सरकार देती है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास करना। निम्न कक्षा LEU, अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी था, निम्न कक्षा LEO की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 2000 किमी है। निम्न कक्षा LEO की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 2000 किमी। LEO लो अर्थ ऑर्बिट की अधिकतम ऊंचाई 2000 किमी तक होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा जारी नई संयुक्त सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? उभयचर अभियानों का मार्गदर्शन करना। उभयचर अभियानों का मार्गदर्शन करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा जारी नई संयुक्त सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य उभयचर अभियानों का मार्गदर्शन करना है। नई संयुक्त सिद्धांत का उद्देश्य उभयचर अभियानों का मार्गदर्शन करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी FR विकिरण का कौन सा प्रभाव देखा गया है, जबकि कैंसर से इसका कोई ठोस संबंध सिद्धांत नहीं है? रेडियो फ्रिक्वेंसी विकिरण का कौन सा प्रभाव देखा गया है, जबकि कैंसर से इसका कोई ठोस संबंध सिद्ध नहीं है? शरीर पर हल्के प्रभाव। रेडियो फ्रिक्वेंसी विकिरण का कौन सा प्रभाव देखा गया, जबकि कैंसर से कोई ठोस संबंध नहीं है? शरीर पर हल्के प्रभाव। RF का रेडियो फ्रिक्वेंसी विकिरण से कैंसर का ठोस संबंध सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन शरीर पर हल्के प्रभाव देखे गए हैं। जीवित जड़ पुल किस पौधे से बनाए जाते हैं? जीवित जड़ पुल किस पौधे से बनाए जाते हैं? रबर फिंक्स से। जीवित जड़ पुल किस पौधे से बनाए जाते हैं? रबर फिंक्स। मेघालय में पाए जाने वाले जीवित जड़ पुल रबर फिंक्स पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद GCC का मुख्यालय किस देश में है? सऊदी अरब में है। खाड़ी देश सहयोग परिषद GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये सऊदी अरब में है मुख्यालय। GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2030 तक कितनी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2030 तक कितनी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2030 तक कितनी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है? 5 मिलियन मीट्रिक टन। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। रामसर संधि कब अपनाई गई है? 2 फरवरी 1971 को। रामसर संधि कब अपनाई गई है? रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को अपनाई गई है।
2 फरवरी 1971 को स्पष्टीकरण रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को अपनाई गई है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण है। रामसर संधि कब अपनाई गई है? 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि अपनाई गई और आर्द्रभूमि से संबंधित है। DIPAM का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? CPSES में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है। CPSES में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है। DIPM प्राइमरी गोल ऑफ DIPM। DIPM का उद्देश्य CPSES में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। पश्चिमी घाट में कितनी तीलियों की प्रजातियां सख्ती से स्थानिक हैं? पश्चिमी घाट में कितनी तितलियों की प्रजातियां सख्ती से स्थानिक हैं? B 40। पश्चिम घाट में 40 तितलियों की प्रजातियां स्थानिक हैं। पश्चिमी घाट में ना 40 तितलियों की प्रजातियां स्थानिक हैं। पश्चिम घाट में 40 तितलियों की प्रजातियां स्थानिक हैं। भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? सेबी की प्राथमिक भूमिका क्या है? शेयर बाजार के संचालन की निगरानी करना। सेबी की प्राथमिक भूमिका भारतीय शेयर बाजार के संचालन को नियंत्रित और पारदर्शी बनाता है। भारतीय न्याय संहिता को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इंडियन जस्टिस कोड IJC। भारतीय न्याय संहिता को सामान्यतः इंडियन जस्टिस कोड कहा जाता है। जीनोम मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीनोम मैपिंग का मुख्य उद्देश्य जीन की कार्यप्रणाली समझना और जीनोम मैपिंग का उद्देश्य जीन की संरचना और उनके कार्य को समझना है। ILO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक श्रम आय में गिरावट का एक कारण क्या है? ILO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक श्रम आय में गिरावट का कारण AI और ऑटोमेशन का बढ़ना है। ILO की रिपोर्ट में वैश्विक श्रम आय में गिरावट का एक कारण है AI और ऑटोमेशन का बढ़ना है। वैश्विक श्रम आय में गिरावट का एक प्रमुख कारण AI और ऑटोमेशन का बढ़ना है। BRI को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसी नई सिल्क रोड। नई सिल्क रोड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नई सिल्क रोड कहा जाता है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नई सिल्क रोड कहा जाता है। भारत के 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष है। भारत के 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का है। 2030 तक डाटा सेंटर्स के अनुमानित CO2 समतुल्य उत्सर्जन कितना होगा? 2030 तक 2.5 बिलियन मीट्रिक टन। 2.5 बिलियन मीट्रिक टन स्पष्टीकरण 2030 तक डाटा सेंटर से अनुमानित है। CO2 समतल उत्सर्जन 2.2 बिलियन मीट्रिक टन होगा।
CO2 समतुल्य उत्सर्जन 2.5 बिलियन मीट्रिक टन होगा। 30 मिमी हेल्प सेल किस नौसैनिक गन के लिए बनाई गई है? 30 मिमी FF सेल किस नौसैनिक गन के लिए बनाई गई है? AK-630। 30 मिमी HEPF सेल भारतीय नौसेना की AK-630 गन के लिए डिज़ाइन की गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा मंत्री। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की देखरेख कौन करता है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की देखरेख कौन करता है? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की देखरेख डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन करता है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सेमीकंडक्टर मिशन की देखरेख डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन करता है। 2006 में लागू की गई नीति का मूल नाम क्या था? नारी गौरव नीति लागू किया गया था 2006 में। 2006 में लागू नीति का मूल नाम नारी गौरव नीति था। नवरत्न दर्जा प्राप्त संगठनों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? नवरत्न दर्जा प्राप्त संगठनों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? परिचालन स्वायत्तता। नवरत्न दर्जा प्राप्त संगठनों की एक प्रमुख विशेषता है परिचालन स्वायत्तता। परिचालन स्वायत्तता है। भारत में अब कितनी मिमेटस प्रजातियां पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। भारत में अब कुल 3 मिमेटस प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की मात्रा पालक में होती है। पालक लौह का प्रमुख स्रोत है और एनीमिया से बचाव में मदद करता है। प्रोजेक्ट नमन को वित्तीय सहयोग कौन सा बैंक दे रहा है? प्रोजेक्ट नमन HDFC बैंक। प्रोजेक्ट नमन को वित्तीय सहायता HDFC बैंक द्वारा दी जा रही है। प्रोजेक्ट नमन को वित्तीय सहायता HDFC बैंक द्वारा दी जा रही है। प्रोजेक्ट नमन को वित्तीय सहायता HDFC बैंक द्वारा दी जा रही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इको मार्क नियम कब अधिसूचित किए गए हैं? एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत इको मार्क नियम 26 सितंबर 2024। पर्यावरण मंत्रालय ने लाइफ सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 26 सितंबर 2024 को इको मार्क नियम अधिसूचित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने लाइफ सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 26 सितंबर 2024 को इको मार्क नियम अधिसूचित किए हैं। भारत में 2014 में 74
परिचालित हवाई अड्डे थे। वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 157 हो गई है। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, 2024 में 157। पिछले 10 वर्षों में भारत में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या दूनी से भी अधिक 157 हो गई है। वर्ष 2024 का विश्व हृदय दिवस किस तिथि को और किस विषय के साथ मनाया गया है? यूज हार्ट फॉर एक्शन। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। यूज हार्ट फॉर एक्शन स्पष्टीकरण। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विषय यूज हार्ट फॉर एक्शन। वर्ष 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब पार कर गया। इस उपलब्धि के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंचा? चतुर्थ स्थान पे। $700 अरब से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला भारत विश्व का चौथा देश। $700 अरब। तरंग शक्ति 2024 भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास था। यह कहाँ और कब आयोजित हुआ? तरंग शक्ति 2024 भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास था। यह कहाँ और कब आयोजित हुआ? सुलूर, तमिलनाडु। अगस्त सितंबर स्पष्टीकरण है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित यह अभ्यास सुलूर, तमिलनाडु में अगस्त सितंबर 2024 के दौरान संपन्न हुआ। इसमें अनेक देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। तरंग शक्ति 2024 का भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। सुलूर, तमिलनाडु में हुआ। ये अनेक सेनाओं ने इसमें भाग लिया। सितंबर 2024 में सरकार ने अरहर और चना पर कितनी अधिकतम भंडारण सीमा लगाई और यह कब तक लागू रहे? 200 मीट्रिक टन 30 सितंबर 2024 तक। उपभोक्ता के हित में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने अरहर और चना पर 200 मीट्रिक टन की सीमा निर्धारित की थी, जो 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रही। अरहर और चना पर 200 मीट्रिक टन की सीमा निर्धारित थी, जो 30 सितंबर 2024 तक। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मूल उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मूल उद्देश्य क्या है? भौतिक और डिजिटल अवसंरचना का समन्वय है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ये भौतिक और डिजिटल अवसंरचना का समन्वय। भौतिक और डिजिटल अवसंरचना का समन्वय। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन और अवसंरचना की सभी परियोजनाओं को एकीकृत कर विकास की गति और दक्षता बढ़ाना है। भौतिक और डिजिटल। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मूल उद्देश्य भौतिक डिजिटल अवसंरचना का समन्वय। वाणिज्य मंत्रालय ने 2024 में किस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र
के साथ व्यापार व आर्थिक साझेदारी समझौता स्पष्टीकरण 2024 में भारत ने EFTA के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इन्वेस्टर्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंट अकाउंट की प्रेस नोट कब जारी की गई? तीस सितंबर 2024 को जारी किया गया। सांख्यिकी मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी आंकड़ों की रिपोर्ट इन्वेस्टर्स इंडिया 2024 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया। 30 सितंबर 2024 के मध्य भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई? 30 सितंबर 2024 के मध्य भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज किया गया था? घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई। पिछले दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई, जिससे भारत विश्व के प्रमुख उड्डयन बाजार में शामिल हुआ। भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना NBSCP के राष्ट्रीय लक्ष्य COP16 के दौरान कब प्रस्तुत हुए? भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना के राष्ट्रीय लक्ष्य COP16 के दौरान कब प्रस्तुत हुए? भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना के राष्ट्रीय लक्ष्य COP16 के दौरान कब प्रस्तुत हुए? 10 सितंबर 2024। सितंबर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात और आयात सामान और सेवाओं का कुल व्यापार एस्टिमेटेड कितना था और उसमें वृद्धि कितनी रही? एक्सपोर्ट USD में 165 बिलियन रहा। इंपोर्ट USD में 71। ट्रेड ग्रोथ लगभग 3.8 का रहा। एक्सपोर्ट हमने जो किया 65 बिलियन और इंपोर्ट जो किया लगभग 71 बिलियन का। और ट्रेड का जो ग्रोथ हुआ ना 3.8% का हुआ। सितंबर 2024 में एक्सपोर्ट एस्टिमेटेड USD एक्सपोर्ट 65 और इंपोर्ट 71। री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ और कौन उद्घाटन किया? गांधीनगर 16 से 18 सितंबर 2024। प्राइम मिनिस्टर। री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ और कौन उद्घाटन किया? गांधीनगर 16 से 18 सितंबर 2024। प्राइम मिनिस्टर। MNRA ऑर्गेनाइज्ड RE इन्वेस्ट 2024 एट गांधीनगर इनॉग्रेटेड बाय PM ऑन 16 से 18 सितंबर को। री इन्वेस्टमेंट 2024 सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया और उसका उद्घाटन कब हुआ? ये गांधीनगर में हुआ। 16 से 18 सितंबर को हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने किया था। सितंबर 2024 में हुआ था। फरवरी 2024 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने राजधानी खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति दी और कुल लागत क्या थी? ये सितंबर 2024 में Su-30 MKI विमान के लिए कितने AL-31 FP एरो इंजन के लिए अनुबंध हुआ और लागत कितनी थी?
इसमें 240 इंजन थे और 2600 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दी, जिसकी अवधि और कुल बजट क्या था? 2 ईयर्स का था, 2000 करोड़ का। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दी और इसकी अवधि और कुल बजट क्या था? ये 2 ईयर्स का था, 2000 करोड़ का था। कैबिनेट अप्रूव मिशन मौसम विद आउटले 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर्स। सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में हुआ सेमिकॉन इंडिया। 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में। 2024 में वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन कब और कहाँ होगा? 19 से 22 सितंबर नई दिल्ली में हुआ। 2024 में वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सितंबर 2024 में इंडिया ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा टीयर स्टेटस हासिल किया है? टीयर 1। सितंबर 2024 में इंडिया ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा टीयर स्टेटस हासिल किया है? टीयर 1 हासिल किया है। इंडिया अचीव टीयर 1 स्टेटस इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। सितंबर 2024 में पीयूष गोयल ने महासंपर्क व्यवस्थाओं और फ्रेट लागत पर बैठक कहाँ की? नई दिल्ली में। सितंबर 2024 में पीयूष गोयल ने महासंपर्क व्यवस्थाओं और फ्रेट लागत पर बैठक कहाँ की? न्यू दिल्ली। He chaired inter-ministerial meeting in Delhi on freight cost. सितंबर 2024 में भारत का व्यापार आयात वृद्धि रिपोर्ट में बताया गया है। अप्रैल सितंबर 2024 में कुल व्यापार वृद्धि क्या रही है? व्यापार वृद्धि रही है, एक्सपोर्ट जो हुआ है यूएसडी में 393 बिलियन, ये 4.86% बढ़ा है एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट जो है 448 बिलियन, ये 6.89% बढ़ा है। जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर इंपोर्ट तो होगा ही। अप्रैल सितंबर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिगर पीआईबी। सितंबर 2024 तक इंडियन गवर्नमेंट ने मंथली अकाउंट्स रिपोर्ट में कितनी राजस्व प्राप्त कर ली है? ये 16,36,974 करोड़ है। सितंबर 2024 तक इंडिया गवर्नमेंट ने मंथली अकाउंट रिपोर्ट कितनी राजस्व प्राप्त की है? 16,36,974 करोड़। सितंबर 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में हाउसिंग इन्फ्लेशन लगभग क्या रही? हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.78%। हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.78%। हाउसिंग इन्फ्लेशन फर्स्ट सितंबर 2024 के बाद 2.78% रही।
कौन से देश में पीयूष गोयल ने वाणिज्य संवाद बैठक आयोजित की है? पीयूष गोयल ने वाणिज्य संवाद बैठक आयोजित किया है वाशिंगटन डीसी में। पीयूष गोयल ने वाणिज्यिक संवाद बैठक आयोजित किया वाशिंगटन डीसी में। ही कन्वीन्ड द 6th मीटिंग इन वाशिंगटन डीसी ऑन 3 अक्टूबर 2024। सितंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने त्रिपुरा में किस ग्रुप के साथ समझौता किया है? NLFT और ATTF के साथ किया है। होम मिनिस्टर ने त्रिपुरा में किस ग्रुप के साथ समझौता किया है? NLFT और ATTF। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ अमित शाह ने भाग लिया था इसमें। सितंबर 2024 में I4C इंडियन साइबर क्राइम का पहला फाउंडेशन डे कब मनाया गया? I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला फाउंडेशन डे कब मनाया गया? नौ सितंबर 2024 को। HM अमित शाह एड्रेस्ड फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ सितंबर 2024 में त्रिपुरा में सीज फायर एग्रीमेंट किस समूह के साथ बढ़ाया गया? NSCN के साथ। सीज फायर एग्रीमेंट विद NSCN निकी ग्रुप एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। सितंबर 2024 में पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या बदलने का निर्णय लिया गया? श्री विजयपुरम। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने का निर्णय लिया गया श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम पोर्ट ब्लेयर एज श्री विजयपुरम। वियतनाम ओपन 2024 का पुरुष एकल विजेता कौन था? शोगो ओगावा। वियतनाम ओपन 2024 का पुरुष एकल विजेता कौन था? शोगो ओगावा। सितंबर 2024 में कौन सी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित थी? हाई लेवल कॉन्फ्रेंस नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस। कौन सी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित थी? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस। कौन सी हाई लेवल कॉन्फ्रेंस नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित थी? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 7th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस इन 13-14 सितंबर 2024 में कौन से डॉक्यूमेंट्री का विमोचन मुंबई समाचार के 200 वर्ष पूरे होने पर किया गया? तो इसमें से 200 नॉट आउट अमित शाह रिलीज 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट ऑफ मुंबई समाचार में 200 नॉट आउट ये किया गया। तो इस तरीके से सितंबर महीने का भी कंप्लीट हो गया।